हमने लास्ट क्लास में एक एल्गोरिथम सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम का स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक एल्गोरिथम देख लिया था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देख लिया था। डिफरेंट एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं, क्या चीज़ है हमारे पास, ट्रेनिंग टेस्टिंग में कैसे होता है। और हमने एक्यूरेसी निकाली थी तो हमारे डेटा सेट पे 0.63 समथिंग एक्यूरेसी आई थी। अब इसके बाद हमारे पास कुछ एरर्स के लिए कि भाई हमारे जो पूरा टोटल है हम वैलिडेट कैसे करें कि हमारे पास एरर कितना है और कितने एरर पे हमारे पास एक्सेप्टेबल होता है और कितने एरर पे हम क्या करते हैं इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो वो हमें देखना है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तीसरी चीज़ है मीन स्क्वायर्ड एरर एंड RMSE, यानी कि रूट मीन स्क्वायर्ड। एक ही चीज़ है, मीन स्क्वायर्ड एरर का रूट निकाल लो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, RMSE। सही। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास हमने देखा था कि भाई इस स्लाइड को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सम ऑफ y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यही हमारे पास क्या है, मीन। जब ही मीन स्क्वायर्ड एरर नाम दिया गया, यानी कि एरर भी है लेकिन एरर का मीन निकाल रहे हो। सही। तो एरर का मीन क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि एक एक वैल्यू को तो देखोगे नहीं तुम, एक एक रेजिडुअल को देखोगे और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करोगे। तो इससे बेहतर है कि हम क्या कर लें, पूरे रेजिडुअल का पूरा मीन निकाल के उस पर एवेल्यूएशन कर लें कि भाई आया कि ये हमारे पास मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर। तो हमारे पास हमें वाई भी पता है, हमें वाई कैप भी पता है। और वो कैसे पता है, हमारे पास हमने देखा था कि भाई हमने एक डेटा फ्रेम बनाया था और उस डेटा फ्रेम में हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी कि एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड। सही। तो अब बताओ किन्जा, एक्चुअल क्या है, वाई और वाई कैप में से एक्चुअल वैल्यू क्या होती है। हम्म ये रही ना वाई और वाई कैप। तो इसमें से एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या होती है। पहली वाली तो वाई कैप है, तो उसका मतलब ये एक्चुअल है। और वाई जो है वो प्रेडिक्टेड। ऐसी है हमजा, हमजा पिक्चर लेने में लगा हुआ। हम्म वाई जो है, गुड। वाई जो है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी और वाई कैप हमारे पास प्रेडिक्टेड थी। सही। तो प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस है। अब यहाँ सम लगा हुआ है, तो सम का मतलब है कि जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे, यानी कि 6000 वैल्यूज़ होंगी, 6607 वैल्यूज़ होंगी, तो वो सब उनका रेजिडुअल होगा कुछ ना कुछ। सही। तो हमारे पास कंपैरिजन डीएफ में जैसे हमने बनाया था तो उसमें ये आ रहा था, ये तो हमारे पास कुछ 9 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो मैं क्या एक पे आइडेंटिफाई करूँगा इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है। तो बजाय इसके मैं ये करने के, मैं इसका डिफरेंस लेते हुए इसका पूरा मीन निकाल लूँ, सम कर लूँ, यानी कि 6607 का पूरा मीन निकालेगा, फिर तुम्हें बताएगा मीन स्क्वायर्ड एरर। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है, फंक्शन लगाना है। वो फंक्शन क्या लगाना है, हमारे पास मैट्रिक्स की लाइब्रेरी, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये एस के लर्न में से अगर कोई तुमसे बोलता है यार मैट्रिक्स बताओ, अपने एल्गोरिथम के मैट्रिक्स बताओ, तो मैट्रिक्स का क्या मतलब है, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई क्या एक्यूरेसी है, किस तरीके से वैलिडेट कर रहे हो तुम, वैलिडेट कैसे कर रहे हो कि भाई तुम्हारा एल्गोरिथम जो है बेस्ट है या नहीं है, या उसको इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो वो मैट्रिक्स के थ्रू होता है। तो ये मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है, एक मैट्रिक है। अब उस मैट्रिक्स में क्या कर रहे हो तुम, मीन स्क्वायर्ड एरर को ले रहे हो और दे क्या रहे हो, वही चीज़ दे रहे हो, वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्टेड, यानी कि एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यू। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास आएंगी तो तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा ये आउटपुट ही आने वाला है, यानी कि स्क्वायर में आउटपुट आएगा। और तुम उसका क्या कर सकते हो, उसको रूट मीन स्क्वायर भी बना सकते हो। कैसे बनाना होगा, उसकी हमारे पास एक लाइब्रेरी मौजूद है numpy, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम उसमें से एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं np.sqrt। तो इससे होगा क्या, यही पूरा फॉर्मूला रूट के अंदर चला जाएगा, यानी कि जो भी आउटपुट आया वो उसके अंदर, रूट के अंदर रखा जाएगा और उसमें हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। और हमने ये बार बार डिस्कस किया कि भाई रूट में जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा आइडेंटिकल होती है,
यानी कि उससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है, वैलिडेशन हो सकती है। बड़ी वैल्यू पे वैलिडेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। मीन स्क्वायर्ड में कितनी आ रही थी, 5.2। इसको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से समझो। हम वेरिएंस पे फोकस नहीं करते थे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे करते थे, क्योंकि वो क्या थी, वो सिग्मा थी। क्लियर। तो यहाँ इसी तरीके से हमारे पास देखो क्या हो रहा है, हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर्ड आ रहा है वो 2.2 आ रहा है, यानी कि ना होने के बराबर, बहुत कम आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब है ये वैलिडेशन दे रहा है मैट्रिक्स के भाई ये परफॉर्म सही कर रहा है। मैंने क्योंकि कहा था कि भाई एक्यूरेसी तुम 63 को देख के ये नहीं बोलोगे कि ये गलत है, आगे तुम लगे हुए उसके अंदर सही करने में कि आगे मेरे पास क्या आ जाए, 90% आ जाए एक्यूरेसी, ऐसा नहीं है। तुम मैट्रिक्स के बिहाफ पे ये बता सकते हो कि भाई तुम्हारा ये बेटर है या नहीं, जजमेंट कर सकते हो। अब उससे भी ज़्यादा एक और बेहतर तरीका है, तुम और कॉन्फिडेंटली कैसे बता सकते हो, तुम रिलेटिव आरएमएसई निकाल लो। रिलेटिव का मतलब क्या, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, तुम सारी वाई टेस्ट को लेके क्या कर रहे हो, उसका मीन निकाल रहे हो। जितने भी वाई टेस्ट हैं उसका मीन निकाल रहे हो, और ऊपर क्या रख रहे हो, ऊपर तुम्हारा रूट मीन स्क्वायर्ड एरर है। क्लियर। तो इससे तुम्हारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव आरएमएसई। अब इसमें तुम्हारे पास देखो दो चीज़ें क्या लिखी हुई हैं, दो सेंटेंसेस। इफ रिलेटिव आरएमएसई इज लेस देन 10% द मॉडल इज क्वाइट गुड। यानी कि तुम ये बोल सकते हो कि मेरा मॉडल जो है वो जर्नलाइजेशन सही कर रहा है। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन का मतलब क्या, बेहतर प्रेडिक्शन, यानी कि जो तुम्हारे रिजल्ट्स हैं वो मैच कर रहा है। क्लियर। जर्नलाइज का मतलब होता है सेट करना, वैल्यू सेट सही हो रही है, प्रेडिक्ट सही हो रही है। क्लियर। हाँ, अगर ये होता है, ये कुछ केसेस में तुम गलत कर लो, तुम कोई और रिलेशनशिप में हो और मॉडल कोई और अप्लाई कर दो एल्गोरिथम, तो तुम्हें फिर ये फेस करना पड़ेगा कि अगर ग्रेटर देन 20, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि डेटा पे काम सही नहीं हुआ हुआ। अगर डेटा प्री प्रोसेसिंग सही नहीं हुई हुई तो तुम ये भी फेस करोगे। 20% से ज़्यादा अगर आ रहा है, इसका मतलब है भाई वर्किंग ज़रूरी है, यानी कि तुम्हें अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए। तुम्हें फिर देखना पड़ेगा कि आउटलायर्स पे काम नहीं किया तुमने, आउटलायर्स मौजूद हैं, तुमने डेटा क्लीनिंग नहीं की हुई सही से, या कुछ और नहीं किया हुआ, बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये तरीका होता है कि हम ये दो चीज़ों पे फोकस करते हुए चल रहे होते हैं, और हमारे पास हमें इन दोनों चीज़ों को देखना होता है। सही। तो एक चीज़ तो ये हो गई हमारे पास कि हम ये कर रहे हैं। अब एक चीज़ तो हम कर चुके हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वाइड के नाम से होती है, जो मैंने पहले भी समझाई थी डेटा साइंस के अंदर। आर स्क्वाइड क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं डेटर्मिनेशन ऑफ कोफिशेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इसलिए दो तीन चीज़ें करके पढ़ाऊँगा, ताकि ये सारी चीज़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो। ले लिया। तो ये हमारे पास हो गया क्या, हमने रूट मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल लिया। अब इसके बाद हमारे पास होता है आर स्क्वायर्ड। सही। आर स्क्वायर्ड तुम निकाल चुके हो, लेकिन इसमें हमारे पास अलग तरीके से निकलेगा, हम मैट्रिक्स का ही यूज़ करके निकाल रहे होंगे। अब वो कहाँ निकाल चुके हो, कोई नई चीज़ नहीं है आर स्क्वायर्ड। आर स्क्वायर्ड तुम यहाँ पर निकाल चुके हो, जो ये वाली वैल्यू थी। कौन सी वाली वैल्यू, ये जो तुमने स्कोर निकाला था मॉडल एक्यूरेसी, यही आर स्क्वायर्ड भी निकाल के दे रहा होता है। सही। तो वो कैसे होता है, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स के अंदर से R2 स्कोर का इस्तेमाल करते हैं, और R2 स्कोर में भी वही चीज़ दे रहे हो जो स्कोर में दे रहे थे। क्लियर। तो वो डेटर्मिनेशन, अब वहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया था कि हमारे पास क्या होता है, तो ये होता है हमारे पास डेटर्मिनेशन ऑफ कोफिशेंट, यानी कि तुम क्या देख रहे होते हो, अब ये 0 से लेके 1 के दरमियान में होती है वैल्यू। सही। तो अब 0 से 1 के दरमियान में अब क्या कैलकुलेट, फॉर्मूला तुम्हारे पास है। फॉर्मूला अभी तुम एक चीज़ देख कर आए हो, वो चीज़ क्या थी, वो ये थी कि सम देखो क्या है, y माइनस वाई कैप।
तो ये अभी तुमने देखा है, ये कैलकुलेट करके आए हो, मीन स्क्वायर्ड एरर है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तुम्हारे पास इसको ही क्या कह रहे हो, सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल्स, यानी कि रेजिडुअल्स का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ स्मॉल एन नहीं है। सही? तो यहाँ पर अगर देखो तो फॉर्मूला चेंज है, डिवाइडेड बाय एन करोगे तो वो मीन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर जब आर स्क्वायर निकल रहा है तो वहाँ मीन नहीं निकल रहा, वहाँ सिर्फ क्या किया जा रहा है, रेजिडुअल्स का स्क्वायर निकाला जा रहा है, यानी कि एरर्स का स्क्वायर लिया जा रहा है। और नीचे क्या है, नीचे सम ऑफ स्क्वायर टोटल है। कैसे? डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर मीन से माइनस किया जा रहा है। तो ये तरीका है आर स्क्वायर को निकालने का, जो कि तुम्हारे पास डायरेक्टली क्या हो रहा है, यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। तो वही चीज़ आएगी आर टू स्कोर से। तो रेफरेंस जो तुम्हारे पास होता है, इससे ज़्यादा किसको इम्प्लीमेंटेशन दी जाती है, इसको दी जाती है कि हम आर टू स्कोर, क्योंकि तुमसे कोई भी डिमांड करेगा तो वो बोलेगा कि भाई तुम्हारा क्या है, आर स्क्वायर्ड क्या है, वो ये नहीं पूछेगा तुम्हारे पास क्या है स्कोर। अगर उसने बोला एक्यूरेसी क्या आ रही है तो भी समझ जाओगे तुम, अगर उसने बोला आर स्क्वायर बताओ तो वो भी तुम भी समझ जाओगे। सही? तो अलग अलग चीज़ें हैं, वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर? तो ये वाला पार्ट है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। जब एंड करने लगता हूँ ना तो खुद ही समझ जाया करो कि अब एंड होने वाला है इस पार्ट का, तो स्क्रीनशॉट खुद ही ले लिया करो। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको साथ इम्प्लीमेंट करना, एक साथ मॉडल की एक्यूरेसी की बात से जो भी तुमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है हो गया होगा सबका, यही उम्मीद करके चल रहा हूँ मैं। अच्छा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये तुम्हारे मॉडल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम ये सब, और ये अगर तुम एक एज अ एआई इंजीनियर या एआई डेवलपर जा रहे हो, मैं डेटा इंजीनियर की बात नहीं कर रहा, एआई इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, तो वो कौन होगा, वो ये चीज़ों पे काम कर रहा होगा, यानी कि मॉडल डेवलपमेंट, एक्यूरेसी टेस्टिंग, ये सब चीज़ें तुम्हारी एआई इंजीनियर या एआई डेवलपर का पार्ट होती है। तो ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होती है? तो ओवर फिटिंग हमारे पास सिर्फ इतना सा समझ लो कि अगर मेरे एक एग्ज़ाम में कोई बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए, तो ओवर फिटिंग क्या है कि एक तो होता है तरीका, मैं इंटरमीडिएट में 5 ईयर से तैयारी करूं। सही है? एक बेवकूफ़ क्या कर सकता है, एक बेवकूफ़ ये कर सकता है कि भाई, मैं वर्स्ट केस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कि वो कोशिश करे कि पूरा पढ़ ले, कॉम्प्लेक्स, अपने आप को कॉम्प्लेक्शन में कैसे डालेगा, कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएगा वो अपनी सिचुएशन को, कि वो पूरी बुक का रट्टा लगाना शुरू कर दे, बोले भाई शुरू से टाइम है, मैं हूँ, सही है, पढ़ लूँगा। तो वो स्मार्ट वर्क के बजाय क्या कर रहा है, हर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को ढूंढ के ना क्या कर रहा है, ये भी टॉपिक अलिफ से लेके ये तक पूरी बुक की हिस्ट्री क्या कर रहा है, रट के चला गया। तो अब उसके लिए क्या होगी, उसके लिए मुश्किल होगी पेपर में चीज़ों को गेट करना, और वो पढ़ भी याद भी नहीं रहेगा उसको। क्लियर? तो ऐसी कॉम्प्लेक्शन जो होती है उसी को बोलते हैं ओवरफिटिंग, यानी कि आपका जो तुम्हारा डेटा है, जो भी तुमने एल्गोरिथम को दिया है, वो क्या करे, वो ट्रेनिंग डेटा में बहुत अच्छा लर्न कर रहा है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लर्न्स द ट्रेनिंग डेटा टू वेल इंक्लूडिंग नॉइस एंड इररिलेवेंट डिटेल्स। क्लियर? यानी कि ऐसी चीज़ें उसने लर्न कर ली हैं ट्रेनिंग में कि वो आगे जब प्रेडिक्ट करने जाएगा वो होंगी भी नहीं। सही? यानी कि इतनी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया है कि वो फ़ायदा नहीं होगा, यानी कि हद से ज़्यादा लर्न कर लेना। एक होता है इनिशियल लर्न करना, एक बच्चा वो होता है, अब इसमें अंडर फिटिंग भी बता रहा हूँ, एक बच्चा है जो क्या 2 सवाल याद करके चला गया, 5 ईयर, गैस पेपर था, गैस पेपर में 10 सवाल थे इम्पॉर्टेंट, उसने बोला एक शॉर्ट का याद कर लेता हूँ, एक क्या कर लेता हूँ, एक उसका लॉन्ग का याद कर लेता हूँ। क्या किया उसने, जो पूरा था वो भी नहीं किया। तो इनिशियल बेसिक चीज़ें लर्न करके आगे चला गया, तो अब उसको क्या होगा, प्रेडिक्शन में मसला होगा। तो प्रेडिक्शन में क्या मसला होगा कि भाई उसने तो कॉम्प्लेक्स क्या, उसने जो जितना लर्न करना था वो भी नहीं किया, तो ये अंडर फिटिंग होती है। यानी कम लर्न करना अंडर फिटिंग है, हद से ज़्यादा लर्न करना ओवर फिटिंग है। यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाना वो भी ख़तरा है, और कम जाना तो वो भी ख़तरा है। तो ये एक्सट्रीम, और फिर तुम्हारे पास लोएस्ट केस है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, और
कम से कम क्या हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ओवर फिटिंग का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लर्न करना। अंडर फिटिंग का मतलब क्या हुआ कि भाई तुम्हारे पास तुमने क्या किया, बहुत कम लर्न कर लिया। उसकी एग्जाम्पल भी हैं। उसकी एग्जाम्पल क्या है कि तुम यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार कैसे हो सकते हो, यूजिंग अ लीनियर मॉडल फॉर अ नॉन लीनियर प्रॉब्लम। तुमने उल्टी प्रॉब्लम उठा के दे दी, जो मैंने शुरू में समझाया था पिछली क्लास में। तुम्हारी नॉन लीनियर थी, अब तुम लगे हुए वो एक्यूरेसी नहीं आ रही, तो आएगी भी नहीं वो, तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तुम डेटा गलत उठा के दे रहे हो गलत मॉडल को, तो वो हमेशा गलत ही ट्रेन होगा। वो है ही नहीं उस काम के लिए, वो लीनियर रिलेशनशिप के लिए। तो इस तरीके से तुम्हारा मॉडल अंडर फिट ही रहेगा। अब इसको इसमें कैसे गेट किया जाए, मैं परफॉर्मेंस ऐसे कैसे देखूंगा कि भाई मेरे पास यहाँ पर मुझे कैसे गेट होगा कि मेरे पास रिजल्ट में पता चले यार ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग क्या होती है। इसमें कैसे देखा जाए, तो इसमें आसान सा तरीका है कि हम ट्रेनिंग की एक्यूरेसी निकाल लें। अभी किसकी निकाल लेते, हम ट्रेनिंग पे गए नहीं थे, हम टेस्टिंग की एक्यूरेसी निकाल रहे थे। तो हम ये चेक करें कि पेपर से पहले कितना ट्रेन हुआ हुआ है बंदा, और फिर जब पेपर आया तो उस पर कितना दे रहा है आउटपुट। क्लियर? तो यही चीज़ देखनी है हमें, इससे हमें ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखो हमारे पास, क्योंकि ये रिपीटेटिव चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपस में रिपीट ही हो रही हैं, आगे भी देखोगे यही आएगा। देखो क्या किया हुआ। अब प्रिडिक्शन में पहले हम क्या दे रहे थे, एक्स टेस्ट, याद है? एक्स टेस्ट दे रहे थे ताकि हमारे पास जो बचा हुआ डेटा है 20% वो प्रेडिक्ट करे, उस पर प्रेडिक्शन दे। लेकिन अब क्या दे रहे हो, ज़बरदस्ती तुम एक्स ट्रेन दे रहे हो कि कितना लर्न किया उसने। एक्चुअल डेटा जो था 80% जिस पे वो लर्न कर रहा था, उस पर कितनी ट्रेनिंग करी है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ट्रेनिंग पे निकालना चाह रहे हैं। और ट्रेनिंग का क्या निकाल रहे हैं, वही अभी जो लर्न किया है। क्या, कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर स्क्वाइड। आर स्क्वाइड निकाला, और फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने किसका आर स्क्वायर निकाला, फिर टेस्ट का निकाला। एक दफ़ा ट्रेन का निकाला और एक दफ़ा टेस्ट का। अब ओवर फिटिंग कब होगी इसमें, और अंडर फिटिंग कैसे होगी, जो इतनी थ्योरी पढ़ी है कैसे गेट करोगे। तो ओवर फिटिंग जब होगी जब तुम्हारा मॉडल जो है वो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ट्रेनिंग में कितनी एक्यूरेसी आ रही है, 0.78 या 0.90, यानी कि 90% एक्यूरेसी आ रही है। और तुम्हारी जब तुम टेस्टिंग की बात कर रहे हो, तो टेस्टिंग में कितनी आ रही है, 0.53 या 0.50। तो अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है तुम्हारा मॉडल ओवर फिट हो रहा है। तुम ना डेटा को चेक कर रहे हो ना कुछ चेक कर रहे हो, सिर्फ इतनी सी टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, और उस पर तुम ये गेट कर रहे हो कि मेरा मॉडल परफॉर्म कर रहा है वेल या नहीं कर रहा। एक्यूरेसी में तो हमें कन्फ्यूजन थी ना। अब हम ट्रेन पे चेक कर रहे हैं कितना ट्रेन हुआ था और कितना हमें आउटपुट दे रहा है। तो अगर ट्रेनिंग में 0.90 है और यहाँ भी 0.90 है, इसका मतलब इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। यानी कि मैं पढ़ के भी अच्छा गया था, एग्ज़ाम में स्कोर भी अच्छा आया, तो बस सही है, इसका मतलब है मॉडल सेट है। लेकिन अगर मैं पढ़ के अच्छा गया हूँ, पढ़ने में तो मार्क्स, स्कूल में तो मेरे मार्क्स सही आ रहे थे, 90%, 95%, बोर्ड में पता चल गया कितना आए, मेरा 50%, सी ग्रेड, तो वो फिर दूध पानी का पानी हो गया सारा। सही। तो ये चीज़ हमारे पास होती है कि भाई हम गेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा मॉडल जो है वो, अब ये जो चीज़ें हैं ना जितनी ये पढ़ रहे हो, ये हर मॉडल पे फिट होंगी। सुपरवाइज लर्निंग, सिर्फ सुपरवाइज लर्निंग, सही। और रिग्रेशन प्रॉब्लम, सिर्फ रिग्रेशन में ये सब चीज़ें तुम्हें देखनी है। एक दफ़ा पढ़ लिया, हर चीज़ पे देखोगे तुम्हें तरीका पता चल गया कि भाई मॉडल को टेस्ट करना है, ट्रेनिंग में टेस्टिंग में क्या हो रहा है। अंडर फिटिंग बताओ कैसे होगी, ओवर फिटिंग तो मैंने बता दी, अंडर फिटिंग कैसे गेट करोगे इन दो चीज़ों से। हम्म। हम्म, नहीं, ऊपर मैं वेरीफाई करके आया हूँ, देखो ये भी तो बोल के आया हूँ, इसका मतलब है मेरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी इस चीज़ से। 3.4% है, लेस देन 10% पे बोला द मॉडल इज़ क्वाइट गुड, मॉडल अच्छा है, मैंने मैट्रिक्स से प्रेडिक्ट बता दिया। तो अब मैं यहाँ बोलूँगा कि ये अंडर फिट हो रहा है, इसका मतलब है मेरा मॉडल सही नहीं है।
अगर मैं ये स्टेटमेंट दूंगा, अंडर फिट कैसे होगा? इसको देख के नहीं बताओ, क्योंकि इसको देखोगे तो इसी पे फंसे रहोगे। वैसी जर्नल बताओ, जैसे मैंने बोला ओवर फिटिंग में क्या है, ट्रेन पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेस्टिंग पे नहीं करेगा। अंडर फिटिंग में क्या होगा? हाँ हाँ बोलो, सही बोल रही हो। दोनों कम होंगे, सही है, गुड। तो ट्रेनिंग में भी कम परसेंटेज आ रही है और टेस्टिंग में भी कम परसेंटेज आ रही है। यानी कि ट्रेनिंग में बोलूँ 0.30 आ रहा है और टेस्टिंग में भी 0.30 आ रहा है, इसका मतलब है मेरा मॉडल लर्न ही नहीं कर पा रहा कुछ। तो ये मैं बोलूँगा ये अंडर फिट है। यहाँ मैं बोलूँ ना, जो तुम्हें बोल रहा था, यहाँ उल्टा केस हो रहा है। अगर देखो, ट्रेनिंग में जितना लर्न नहीं कर रहा उससे ज़्यादा एक्यूरेसी कहाँ दे रहा है, टेस्टिंग में दे रहा है। यानी कि मैं बोलूँगा यार ये बेहतर है। ट्रेन में वो 0.58, यानी कि ट्रेन वाले डेटा पे वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा ज़्यादा, और वो कहाँ प्रिडिक्ट कर पा रहा है, वो टेस्टिंग में सही दे रहा है, यानी कि अनसीन डेटा पे। तो ये चीज़ तो उल्टा केस चल रहा है, और ये बहुत कम होता है, ये रेयरली तुम्हें नज़र आएगा, ऐसा नहीं नज़र आता। सही, ये क्योंकि छोटा डेटा सेट है, लर्निंग पार्ट है, इसमें समझ रहे हो, और परफेक्ट डेटा सेट है, इस पर कोई नल वैल्यू कुछ भी नहीं है, ऐसी चीज़ें आउटलायर्स वगैरह सब कुछ, सारी चीज़ें मेंटेन है। तो यहाँ पर ये बहुत रेयरली केस है जो उल्टा पर्सपेक्टिव नज़र आ रहा हो। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई ऐसा केस नज़र आया तुम्हें, 0.10 का फ़र्क नज़र आया मुझे, मैं बोलूँ यहाँ पर क्या आ रहा हो, 0.86 और यहाँ 0.72, तो ये कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है तुम हर चीज़ पे ऐसी मेजर करोगे, नहीं ये भी ओवर फिट, फिर तो फंसे ही रहोगे, फिर तो हर वक्त ओवर फिटिंग ही नज़र आएगी तुम्हें। तो ज़्यादा मेजर डिफरेंस मैटर करता है, यानी कि 30% का, 40% का, 10% नॉट अ मेजर डिफरेंस। सही, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। आगे तुम्हें डिसीजन ट्री में नज़र आएगा 0.86 है ट्रेन में और 0.72 कहाँ है, वो तुम्हारे पास टेस्टिंग में आ रहा है। तो इसका मतलब है तुम तो सब किनारे लगाते जाओगे सारे एल्गोरिथम, और आखिर में बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो सभी, अच्छा 0.63 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंट। ये अभी 1 और 0 की रेंज में, पॉइंट नंबर में। यहाँ पर स्लाइड में अगर देखो तो यही है कि कोफिशेंट ऑफ डिटर्मिनेशन 1 मतलब 100% इज बेस्ट स्कोर, एंड 0 मतलब वर्स्ट स्कोर। सही, तो जितना 100% के करीब होगा उतना अच्छा है। तो मेरा 0.63 है, इसका मतलब है ये 1 के करीब है, तो ये क्या है, ये बेस्ट केस की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये चीज़ें तुम्हारे पास बहुत सारी, अब मैं इसमें ना एक चीज़ होती है, वर्ड्स होते हैं, इसको कर लो इम्प्लीमेंट, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा थियोरेटिकल, कि बाइज और वेरिएंस क्या होता है, वो भी तुम्हें समझना आना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग डायरेक्ट नहीं पूछते, वो पूछते हैं कब तुम्हारा एल्गोरिथम जो है वो हाई बाइज होगा, लो बाइज होगा, हाई वेरिएंस होगा। ये यूनिवर्सिटीज़ में समझाते तो हैं, लेकिन पल्ले नहीं पड़ती ये वाली बात। तो ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए तुम्हारे, इसको करो इम्प्लीमेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और पूरा कंप्लीट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक जो चीज़ हम छोड़ के आए थे थोड़ा सा ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग के हवाले से, उसको देखेंगे। और फिर इसको हमारे पास ये भी दोनों छोटी सी चीज़ें, रिज और लासो रिग्रेशन, ये क्या होता है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं। देखो यहाँ वर्ड से चलते हैं, हमारे पास गुड मॉडल क्या होता है। तो हमारा गुड, बैठो ना अब्दुलराफे, खड़े भी क्यों हो। अ गुड मॉडल बैलेंसेस बाइज एंड वेरिएंस। अब देखो यहाँ वर्ड आया है, दो वर्ड्स आए जो मैं बोल रहा था कि भाई ये वर्ड्स आ जाते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है कि ये बाइस और वेरिएंस भी तुम्हें मीनिंग पता होनी चाहिए, है तो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के हवाले से ही, लेकिन इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि बाइस क्या होता है और वेरिएंस क्या होता है। तो हमारे पास गुड मॉडल क्या है भाई, जो दोनों को अवॉइड कर रहा हो, ओवर फिटिंग भी ना हो और अंडर फिटिंग भी ना हो, जो हम डिस्कस करके आए। अब यहाँ पर तुम्हारे पास आता है कॉन्सेप्ट कि बाइसनेस क्या है और वेरिएंस क्या है।
तो आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायसनेस क्या कहलाती है, एरर ड्यू टू सिंप्लीफाइड अजम्पशंस। यानी कि वही बात, बाइस को तुम क्या कहोगे, अंडर फिटिंग। यानी कब, कि भाई जब वो सिंप्लीफाइड अजम्पशन कर रहा है, यानी कि लर्निंग कम कर रहा है, और फिर उसको क्या होगा मसला, वो प्रेडिक्ट सही नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है वर्ड, हाई बायसनेस। तो हाई बायस किसको बोलोगे, अंडर फिटिंग को। यानी कि तुम्हें एक वर्ड मिल गया कि अगर तुमसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है कि भाई हाई बायसनेस क्या होती है, तो तुम पूरी अंडर फिटिंग की एक्सप्लेनेशन दे सकते हो उसको पुट करके। क्लियर। और वेरिएंस क्या है, वेरिएंस तुम्हारे पास है ओवर फिटिंग बोलते हैं। यानी कि हाई वेरिएंस क्या मतलब, ओवर फिटिंग क्या लिखा हुआ है, एरर ड्यू टू मॉडल सेंसिटिविटी टू स्मॉल फ्लक्चुएशंस। क्या मतलब कि हर फ्लक्चुएशन पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, लर्न करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट को वो कंसिडर कर रहा है अपने लर्निंग के पार्ट में। तो वो उससे क्या होगा, वो नॉइजी डेटा लर्न करेगा, और वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हाई वेरिएंस। अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं या इंटरव्यू में भी होते हैं, कि हमारे पास बाइस और वेरिएंस क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ सवाल आता है ट्रेड ऑफ में। तो अब उसमें क्या दोगे, तुम बोलोगे कि भाई मेरा मॉडल में लो बायसनेस होनी चाहिए और लो वेरिएंस होना चाहिए। इसका अगेंस्ट यही बनता है ना भाई, हाई बायस का मतलब है अंडर फिटिंग, हाई वेरिएंस का मतलब है ओवर फिटिंग। तो इसका अपोजिट निकाल लो कि भाई मेरा मॉडल हमेशा क्या होना चाहिए, लो बायसनेस होनी चाहिए उसमें, और लो वेरिएंस होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी, इसका मतलब है कि भाई मेरा ना अंडर फिट हो रहा होगा और ना ओवर फिटिंग हो रही होगी। तो ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि बाइस कब होता है और वेरिएंस कब होता है। अब ये डायग्राम से ज़्यादातर समझाया जाता है, जिसमें तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। डायग्राम तुम पिक्चर भी देखोगे, गूगल पे भी देखोगे, तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। पॉइंट्स दूर हैं तो बाइसनेस हो रही है, पॉइंट करीब आ गए तो वेरिएंस है। इससे कुछ तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो सिंपल समझने का तरीका यही है कि बाइस की डेफिनेशन एक और वेरिएंस की डेफिनेशन एक, इस तरीके से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग सही होगी। क्लियर। तो ये हमारे पास था बाइस वर्सेस वेरिएंस। क्लियर। तो यहाँ एक और एक्सप्लेनेशन है, ये हम समझ चुके हैं सारी चीज़ें। हाँ, सुपरवाइज लर्निंग पढ़ रहे हैं हम, जहाँ पर तुम्हारे पास ये सारे मैट्रिक्स हैं ना, ये सब चीज़ें। मैंने एक वर्ड अभी पढ़ाते हुए बोला था कि सिर्फ सुपरवाइज रिग्रेशन मॉडल्स पे ये तुम्हारे मैट्रिक्स काम आएंगे। कौन से, जो मीन स्क्वायर्ड एरर है, तुम्हारे पास एक्यूरेसी चेक कर रहे हो, आर स्क्वायर, तो ये सब यहाँ पर है। क्लासिफिकेशन पे जाओगे तुम्हारी चीज़ें अलग हो जाएंगी, तुम अपनी चीज़ों को चेकिंग जो है वो अलग बेस पे करोगे। सही। तो सुपरवाइज लर्निंग सब बता चुका हूँ कि क्या है सुपरवाइज लर्निंग। क्लियर। और अभी भी नहीं है तो फिर देखो जाके लेक्चर्स को पुराने। सही। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये चीज़ हो गई, क्लियर हो गया सारा पार्ट बाइज और वेरिएंस। अब उसके बाद देखो दो चीज़ें और आती हैं। ये तुम्हारे पास तुम्हारे लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को इम्प्रूव करने के तरीके हैं दो। क्या बोला है मैंने कि लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम था तुम्हारा, अगर उसको इम्प्रूव करना है, मिसाल के तौर पर तुम्हारी एक्यूरेसी सही नहीं आ रही, तुमने अंडर फिटिंग देखी, ओवर फिटिंग देखी, तो तुम क्या करोगे, तुम देखोगे यार कोई फीचर डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। कोई फीचर ऐसा हो सकता है जिसको मैंने चेक नहीं किया हो, फीचर हटाना हो। ज़रूरी नहीं है हर डेटा सेट में सारे फीचर इस्तेमाल हो। सारे फीचर इस्तेमाल होंगे, कॉम्प्लेक्स वही बना रहे होंगे, ओवर फिट कर रहे होंगे। क्लियर। तो वहीं पर हमारे पास आती है चीज़ कि भाई कब ओवर फिटिंग हो सकती है। देखो जो मैं पॉइंट कह रहा था, मैनी फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो वही कॉम्प्लेक्शन दे देंगे तुम्हारे एल्गोरिथम को। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम फीचर सिलेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लासो रिग्रेशन और रिज रिग्रेशन का। बात समझ में आ रही है भाई। लासो रिग्रेशन और रिज रिग्रेशन क्यों इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो यहाँ पर देखो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। L1 रेगुलराइजेशन टेक्निक भी कहा जाता है इसको, लासो रिग्रेशन को। और ये करता क्या है, ये तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट लाइन समझ में आनी चाहिए, बल्कि ये तुम खुद इंटरप्रेट करके बताओगे कि क्या लिखा हुआ है सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, श्रिंक सम कोफिशिएंट टू जीरो, इफेक्टिवली सिलेक्टिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब सवाल यही आएगा ना, या फीचर्स हटेंगे कैसे। तो फीचर्स का हटना क्या है, फीचर्स का हटना है कि अगर हम पीछे डायग्राम में चले जाएं तो वो तुम्हें पता चलेगा कि फीचर्स हटेंगे कैसे। ये था हमारे पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन।
तो इसमें क्या था, इसमें कोफिशिएंट्स थे। तो ये क्या करता है, जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं उसको रखेगा, और जो नहीं होंगे उसके कोफिशिएंट को ज़ीरो कर देगा। जब कोफिशिएंट ज़ीरो हो गया इक्वेशन में, इसका मतलब है कि भाई ये वाली वैल्यू कोई मायने नहीं रखती, ये प्रेजेंट थी या नहीं थी, मल्टीप्लाई हुआ ज़ीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये डेटा सेट में पहले नहीं जा सकता, ये काम इक्वेशन पे कर सकता है, क्योंकि डेटा सेट ऊपर हो चुका है सब कुछ। वो तुम्हें अगर अलग से करना है वो अलग से भी कर सकते हो, लेकिन ये बाहर की तुम्हारी आखिरी टेक्निक होती है कि तुम चेक कर लो। तो यहाँ क्या करता है, मिसाल के तौर पर ये इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, मिसाल ले लो, ये अगर मेरे पास जेंडर का कॉलम है, इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेडिक्ट करने के लिए, मिसाल है, तो यहाँ हो सकता है ये वाला फीचर हो x1 जेंडर का, और इसको लगे कि ये नहीं है इंपॉर्टेंट, तो ये क्या कर देगा, b1 बीटा 1 को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। तो जो जो कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे वो क्या करेगा, इसको खुद टेक्निक जो है रेगुलराइजेशन, ये तुम्हारे फीचर्स को श्रिंक ज़ीरो कर देगी, और उन ज़ीरो से क्या होगा, फिर वो कॉलम कंसिडर नहीं होगा, और उन कॉलम कंसिडर ना होने पे हमारे पास क्या होगी, हमारी एक्यूरेसी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है अगर डिस्टर्ब हो रही थी। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास लासो रिग्रेशन जो है वो क्या होता है हमारे पास, जब हम बेस्ट फॉर किसके लिए, फीचर सिलेक्शन एंड रिड्यूसिंग मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी। मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी किसकी वजह से हो रही थी, फीचर्स की वजह से, तो हम फीचर्स को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। सही, अब वो फीचर्स को सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लासो रिग्रेशन, यानी कि L1 रेगुलराइजेशन। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद तुम्हारे पास, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, क्योंकि आगे जो है वो दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसलिए रिच पे नहीं जा रहा मैं। पहले तुम्हारे पास तुम लासो को देखो, लासो की इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें हमें ये पता चल जाएगा कि आया कि कोई गलती हो रही थी एक्यूरेसी, क्योंकि हम सब कुछ मैट्रिक्स निकाल के आए और हम ये वैलिडेट करके आए यार कोई मसला नहीं है। हमने परसेंटेज में भी निकाला, रिलेटिव आरएमएसई हमने बोला उसमें भी कोई मसला नहीं है, अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग देखी हमने बोला उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ पर भी ये प्रूव होना चाहिए, जब मैं लासो अप्लाई करूँ परसेंटेज वही आए। लासो अगर परसेंटेज वही दे रहा है ज़ीरो करके भी कुछ कोफिशेंट्स, ज़बरदस्त, इसका मतलब है वो कोफिशेंट ज़ीरो हो ही नहीं रहे होंगे, यानी कि सारे कॉलम जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड हो रहे होंगे लासो में। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास किस तरीके से लासो इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ नीचे देख लेते हैं सारी चीज़ों के बाद। यहाँ देखो हमारे पास L1 रेगुलराइजेशन इस तरीके से होगी। क्या है हमारे पास, हमने यहाँ पर लासो इम्प्लीमेंट करना है फंक्शन, और इसको इंपोर्ट करवाना होगा। रिज और लासो दोनों के तरीके सेम है, सेम तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, और उसमें एक पैरामीटर पास किया जाता है, वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है अल्फा इज इक्वल्स टू 0.1। ये फिक्स है, इसका ये फिक्स पैरामीटर है, फिक्स पैरामीटर की वैल्यू है। तो ये चीज़ तुम्हारे पास क्या होगी, ये तुम इसको ट्यून कर सकते हो, उसकी हम डिस्कशन अभी नहीं कर रहे, वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग होती है, वो अभी नहीं जा रहा वहाँ पर डिटेल में, लेकिन ट्यून हो सकता है। ट्यून का मतलब क्या होता है, चेंजेस करना, पैरामीटर की वैल्यू को चेंज करके देखना क्या रिजल्ट आ रहा है। क्लियर? तो अभी 0.1 हमारा बेसिक लेवल फिक्स सही है। क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, वही काम कर रहे हो जो तुम क्या कर रहे थे लीनियर रिग्रेशन में कर रहे थे, प्रेडिक्ट, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन फिट किया, और उसके बाद तुमने प्रेडिक्शन ली, और फिर तुमने अपने मैट्रिक्स में देख लिया, तो देखो क्या हो रहा है, कोई फ़र्क नज़र आ रहा है। इसका मतलब है लासो ने चाहा होगा कि मैं कुछ कोफिशेंट्स को ज़ीरो कर दूं, लेकिन उसको ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नज़र नहीं आई। उसने ये देखा कि भाई सारे फीचर्स इम्पॉर्टेंट हैं, तो मुझे कोई चेंज नहीं नज़र आया, मुझे जो परसेंटेज मिल रही थी वही परसेंटेज मुझे लासो रिग्रेशन पे भी मिल रही। क्लियर? तो ये रेगुलराइजेशन टेक्निक होती है, यानी कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल अगर अप्लाई किया है तो उसको तुम इम्प्रूव्ड इससे करवा सकते हो। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से लासो रिग्रेशन इम्प्लीमेंट होता है। रिज रिग्रेशन पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, रिच का भी ले ही लो साथ साथ, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, इम्प्लीमेंटेशन सेम है इसकी, कोई भी नई चीज़ नहीं है यहाँ पर, फंक्शन है सेम। ले लिया स्क्रीनशॉट? अच्छा, ये क्लियर हो गया L1 रेगुलराइजेशन। अब देखो इसके बाद तुम्हारे पास क्या चीज़ आती है,
यहाँ पर इस मल्टी कोलिनियरिटी को हम छोड़ते हैं अभी, यहाँ पर आते हैं हमारे पास क्या है, रिज रिग्रेशन क्या है। L2 रेगुलराइजेशन इसको बोलते हैं, जैसे लासो को L1 बोल रहे थे। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ डिफरेंस क्या है, पैनलाइजेस लार्ज कोफिशिएंट बट कीप्स ऑल फीचर्स। यानी कि क्या करेगा, यहाँ पर श्रिंक करेगा कोफिशिएंट को लेकिन ज़ीरो के करीब नहीं लेकर जाएगा। यानी कि फीचर्स के जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू को पैनलाइज करके कम करने की कोशिश करेगा, और कम करके देखेगा तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, या तो कम किया जाए या फिर ज़ीरो किया जाए। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट, नन आर सेट टू बी ज़ीरो, यानी कि फ़ीचर ज़ीरो नहीं होने वाले, फीचर सब रहेंगे लेकिन कोफिशिएंट्स को श्रिंक कर दिया जाएगा। और कब होगा ये, कब हेल्पफुल होता है, जब तुम्हारे पास क्या चीज़ हो, मल्टी कोलिनियरिटी आ रही हो। बात क्लियर है। तो रिज रिग्रेशन कब अप्लाई की जाती है, जब हमें लग रहा हो कि हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। अब मल्टी कोलिनियरिटी को जो ऊपर छोड़ के आया था वो एग्जाम्पल तुम्हारे पास देखो क्या हो सकती है मल्टी कोलिनियर, तो इससे तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक डेटा सेट है, क्या प्रेडिक्ट करना है, हाउस प्राइस। अब हमारे पास दो फीचर्स हैं, क्या है, एक साइज इन स्क्वायर फीट और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ रूम्स। दो चीज़ें हैं। अब देखो इसमें होगा क्या मल्टी कोलिनियरिटी में, सिंस अ लार्जर हाउस जनरली हैज़ मोर रूम्स, यहीं से कोलिनियरिटी हो गई। एक हमारा प्रेडिक्टेड वेरिएबल था हाउस प्राइजेस, सही, हाउस प्राइजेस एक तीसरा वेरिएबल है, ये वाला, ये प्रेडिक्टेड वेरिएबल है, और हमारे पास दो फीचर्स हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा वेरिएबल हुआ, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, इसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे या इंडिपेंडेंट बोलेंगे, हाउस प्राइस को डिपेंडेंट होगा। और यहाँ जो हमारे पास क्या था, एक था स्क्वायर फीट यानी कि साइज, और नंबर ऑफ रूम्स। अब होना क्या चाहिए, हमारे पास होना ये चाहिए कि कोरिलेट किससे करने चाहिए, हाईली कोरिलेटेड जो है वो इससे होना चाहिए। कोरिलेट का मतलब कि भाई ये कितना मायने रखता है इस हाउस प्राइजेस के लिए, इसको बोलते हैं कि कितना फीचर कोरिलेटेड है, सही, ये कितना हमारे पास किरदार अदा कर रहा है हाउस प्राइजेस को प्रेडिक्ट करने में, और ये भी कितना यहाँ पर होना चाहिए। अगर ऐसा होने लगा कि ये दोनों आपस में हाईली कोरिलेटेड होने लगे तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है मल्टी कोलिनियरिटी। यानी कि एक तो मेरा प्रेडिक्टेड वेरिएबल के साथ कोरिलेटेड है लेकिन फीचर्स आपस में भी कोरिलेटेड होने लगे, तो क्या होगा मसला, यहाँ पर वही एग्जाम्पल लिखी हुई है जब ही डायग्राम से बताया कि लाइन पढ़ने से शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो डायग्राम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब इसको दिमाग में बिठा के रखो कि इन दोनों का कोरिलेशन बन रहा है, कैसे बन रहा है, यहाँ देखो। अब इस सेंटेंस को पढ़ोगे, इस पैराग्राफ को, सिंस अ लार्जर हाउस जनरली हैज़ मोर रूम्स, तो क्या हुआ, साइज किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ रूम्स पे, तो हो गया हाईली कोरिलेटेड। तो आपस में ही दो फीचर्स क्या हैं, ये ऐसे दो फीचर्स हैं जो कोरिलेटेड हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं बोलूँगा कि भाई ये लीनियर रिग्रेशन, इसमें मसला होगा, अगर मैं हाउस प्राइसेस वाला डेटा सेट डाल देता हूँ और ऐसा कोई डेटा सेट है जिसमें कोरिलेटेड फीचर है, तो लीनियर मॉडल जो है वो लर्न नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उसी चीज़ को यहाँ पर गेट करना चाह रहे हैं कि हमारे पास रिज रिग्रेशन में अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो इसको भी देखेगा कि हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी तो नहीं हो रही। बात समझ में आ गई एग्जाम्पल से, मल्टी कोलिनियरिटी क्या थी। तो यही चीज़ हमारे पास होती है कि भाई हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो यहाँ देखो, रिज पे भी अप्लाई किया तो मुझे इसका भी आंसर मिल रहा है, ना मेरे पास मैनी फीचर्स, उनमें से ना फीचर्स को हटाना है हमें, इसका भी जवाब मिल गया मुझे, और ना मुझे क्या करना है, ना मुझे इसमें कोई मल्टी कोलिनियरिटी नज़र आ रही है। बात क्लियर है। तो ये दोनों चीज़ें, ये दो रेगुलराइजेशन टेक्निक तुम्हें बता रही हैं, क्लियर है भाई। तो ये चीज़ पूरी हमारे पास रिज, और यानी कि तुम फुल एंड फाइनल हर मुमकिन कोशिश करते हो ना कि तुम्हारी चीज़ वैलिडेट कैसे हो सकती है,
तुम कहीं जॉब कर रहे हो तो अपनी चीज़ को वैलिडेट करोगे ना, मनवाओगे ना अपने काम को। तो वो क्या कैसे बल चला दिया, एक्यूरेसी आ गई, चैट जीपीटी से उठा के डाल दिया, को अता पता नहीं है कि कहाँ ट्रेन हो रहा है, कहाँ टेस्ट हो रहा है, एक्स कहाँ जा रहा है, वाई कहाँ जा रहा है। वो बोलेगा भाई वैलिडेट करो, प्रेजेंटेशन दो कि वैलिडेशन कितनी है, तुम्हारा जो रिज़ल्ट है आगे मैं इस पे मॉडल बनवा लूँगा एआई डेवलपर से, तो वो एप्लीकेशन में लगा देगा। और बाद में कंप्लेंट्स आने लगी तो कस्टमर केयर वाले जो बैठे हुए हैं वो पागल हो गए रिसीव कर करके कॉल। तो क्या होगा, मेंटेनेंस ज़्यादा हो जाएगी, काम तुम्हारे काम की वजह से, इस ट्रेनिंग चीज़ों की। तो ये हम वैलिडेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई हर चीज़ से चेक करना होता है कि भाई कुछ रह तो नहीं गया, कुछ केसेस क्लियर। हाँ, इसको हम देखेंगे, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये मल्टी कोलिनिटी हम, और सिर्फ ये नहीं है तरीका रिज रेग्रेशन लगा दूँ मैं, ये तो बात का केस है। मैं पहले भी चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास हाईली कोरिलेटेड तो नहीं हो रहे, फिर मैं लीनियर को इस्तेमाल ही नहीं करूँगा। सही। तो मैं अगर मुझे ज़्यादा लग रहा है कि हाईली कोरिलेटेड है सारे ही फीचर्स, तो मैं फिर लीनियर मॉडल पे नहीं जाऊँगा, मैं कहीं और जाऊँगा। मैं लेकिन मेरा डेटा सेट ये बता रहा है कि वो नहीं है भाई, हाईली कोरिलेटेड नहीं है, रिज रिग्रेशन तुमने अप्लाई किया। तो यहाँ एक ग्रेटर देन और लेस देन लिखा हुआ है 0.8 -0.8। इसको अलग लेक्चर में देखेंगे, पूरा ग्राफ होता है, उससे देखेंगे कि क्या चीज़ कोरिलेट कहाँ हो रही होती है, वो सब वहाँ डिस्कस करेंगे। इसको इम्प्लीमेंट कर लो ब्रिज और लासो को। सही।